दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि इससे पहले का जो वीडियो आप लोगों को दिया गया है वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और उसमें हम लोगों ने बात की थी भारतेंदु युग की। और पिछले बैच में जो कराया गया था भारतेंदु युग, वही वीडियो आप लोगों को भेजा गया है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में द्विवेदी युग की। और आपको पता है दिसंबर माह आपका समाप्त होने वाला है। आज 29 दिसंबर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम लोग चलेंगे, जो स्पीड है इस समय जितना लेक्चर कराया जा रहा है, अगर सीरियसली उसको आप लोग करते चले तो बहुत ही आराम से आपका पाठ्यक्रम पूरा भी हो जाएगा और परीक्षा के 1-1.5 महीने पहले रिवीजन भी प्रारंभ हो जाएगा आप लोगों का। कुछ हमारे नए लोग हैं जो बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि सर नया बैच शुरू कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि नया बैच नए वर्ष में 5 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए यह खुशखबरी है कि 5 जनवरी से नया बैच प्रारंभ होगा, जिसके लिए एडमिशन आज ही से मैंने प्रारंभ कर दिया है। आज 2 लोगों का एडमिशन भी हुआ है नए बैच के लिए। तो मैंने कहा अनाउंस कर दें और ये वीडियो पब्लिक कर दें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच जाए। यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी कभी जब वीडियो पब्लिक किया जाता है तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और कुछ लोग डेमो की डिमांड कर रहे हैं तो आप इसे डेमो भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग की बात करेंगे हम लोग आज। द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, इसमें द्विवेदी जी का क्या योगदान है? देखिए, द्विवेदी जी का पूरा नाम आप जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में सरस्वती नामक पत्रिका निकाली। अभी सरस्वती पत्रिका के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत आगे बात करेंगे। और जिसके माध्यम से खड़ी बोली में साहित्य रचना के लिए प्रेरित करते हुए साहित्य को गति प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका निभाई। और अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कविताएं लिखी, लेकिन वे गद्य की ओर ज़्यादा उन्मुख रहे। ललित साहित्यकारों को उन्होंने खूब प्रोत्साहन दिया और सरस्वती पत्रिका द्वारा खड़ी बोली को एक व्याकरण सम्मत रूप भी उन्होंने प्रदान किया। तो उनके इसी कार्य के कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। देखिए, जहाँ भारतेंदु युग, इससे पहले जो आपने पढ़ा, भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, आधुनिक काल का प्रवेश द्वार अगर हम भारतेंदु युग को कह सकते हैं, तो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग को उसका विस्तृत प्रांगण कहा जा सकता है, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित होने और पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। अब ब्रज भाषा का आकर्षण भी लुप्त होने लगा और ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया? तो खड़ी बोली ने ले लिया। ये भी आपके लिए प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भारतेंदु युग में किस बोली में साहित्य रचनाएं की गई, या सबसे अधिक किस बोली में की गई? तो ब्रज भाषा में। जबकि द्विवेदी युग में अगर बात करें तो खड़ी बोली में की गई। द्विवेदी युग का समय भी कई बार पूछा जाता है। अगर द्विवेदी युग के समय की बात करें तो 2 ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने 1918 माना है, 1900 से लेकर 1918 माना, जबकि कुछ साहित्यकारों का मानना है कि 1920 तक है। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया, अभी मैंने आपको बताया, उन्होंने माना है कि इसका कार्यकाल, द्विवेदी युग का कार्यकाल, द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1918 तक है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जिन्होंने द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान नाम दिया, उनका मानना था कि नहीं, 1900 से नहीं बल्कि 1893 से लेकर और 1918 तक द्विवेदी युग है। ऐसा मानना किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न आता है वो 1900 से लेकर 1918 तक ही पूछा जाता है।
इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें अविस्मरणीय योगदान के लिए इसे द्विवेदी युग नाम दिया गया। अब यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के बारे में पूरा विस्तृत आपको बता दें, कई लोग नहीं भी जानते हैं इसके बारे में, कि 1893 ईस्वी में, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्वितीय उत्थान इसको कहा और उन्होंने इसकी समयावधि 1893 से 1918 माना। 1893 आखिर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों माना, उसके पीछे कारण यही है कि 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। तभी से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग मान लिया। क्यों माना है द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो मैंने कारण आपको बताया कि 1893 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्यों मानते हैं। तो उसका कारण यही है कि जब 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की, तभी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग का प्रारंभ मानते हैं। ठीक 6 वर्ष बाद 1899 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना हुई। ये भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि इंडियन प्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1899 ईस्वी में। इसी इंडियन प्रेस की स्थापना से और काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा थी, इसी की प्रेरणा से प्रेस ने 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चिंतामणि के संपादन में प्रारंभ किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका किसके संपादन में प्रारंभ हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए चिंतामणि। कई लोग गलती से महावीर प्रसाद द्विवेदी लगा देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो किसके संपादन में प्रारंभ हुआ, चिंतामणि के संपादन में। लेकिन सबसे अधिक विस्तार तब हुआ जब 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। महावीर प्रसाद कब संपादक बने, तो 1903 ईस्वी में। इसे अपने ख्याति का मौका मिला और पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा गया। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किस पत्रिका को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सरस्वती पत्रिका को कहा जाता है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली में गद्य का विकास हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग में मुख्यतः जो रचनाएं लिखी गई वो लिखी गई ब्रज भाषा में, लेकिन गद्य की जो रचनाएं लिखी गई थीं वो गद्य की रचनाएं आप देखेंगे तो खड़ी बोली में लिखी गई थी। द्विवेदी युग में गद्य के साथ साथ कविताओं में खड़ी बोली का भी वर्चस्व हो गया और इसी युग में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य लिखा गया प्रिय प्रवास। आप जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में भी है, प्रिय प्रवास हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, विस्तृत बात करेंगे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का प्रकाशन कब हुआ, 1914 ईस्वी में, ये भी पूछा जाता है। प्रिय प्रवास में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, 17, ये भी पूछा जाता है। मिलाने के लिए पूछा जाता है प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से ये प्रश्न आता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात हो या कोई भी, या जयशंकर प्रसाद की बात हो, मैथिली शरण गुप्त की बात हो, प्रेमचंद की बात हो, यानी जो एकदम बहुत ही चर्चित साहित्यकार हैं, उनसे जो प्रश्न आता है अगर उसे आपने गलत कर दिया, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर साधारण प्रश्न परीक्षा में आप गलत करते हैं तो सफलता नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो साधारण होता है वो सबके लिए साधारण होता है और जो कठिन प्रश्न होते हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं। हमेशा जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप असफल होते हैं, तो उसका कारण सिर्फ एक होता है, साधारण प्रश्नों का गलत होना, और वो जल्दबाजी में आप करते हैं। और इसीलिए मैं लाइव क्लास में ये चीज़ आपको बताता रहता हूँ कि जल्दबाजी ना करें। मैं बार बार बोलता रहता हूँ लाइव क्लास में, आपने सुना होगा कि जल्दबाजी ना करें, शब्दों पर ध्यान दें,
जल्दबाजी में आप प्रश्न गलत कर बैठते हैं और असफल हो जाते हैं, तो ये गलतियां आप लोग बिल्कुल ना करें। तो यहां पर कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है, एकदम छोटे से छोटे प्रश्न भी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। अब द्विवेदी युगीन परिस्थितियों की अगर हम लोग बात करें कि उस समय की परिस्थितियां क्या थीं, तो 1900 से लेकर 1920 के बीच स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से पूरे देश में स्वाधीनता के चेतना की लहर आई। इस आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। इसी कारण इस युग की कविता में स्वदेश प्रेम और स्वदेश गौरव को स्थान मिला है। कांग्रेस के प्रारंभ के नेताओं ने प्रेरणा के लिए राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे भारतीय नायकों को प्रस्तुत किया। गणपति महोत्सव प्रारंभ किया जिससे भारतीय जनमानस के में जागरण लाया जा सके। भाई 1857 की जो क्रांति हुई, 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरा विस्तृत आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से आप कक्षा में बैठ के सारी चीज़ें सुनते हैं, विस्तृत समझते हैं, वैसे ही जब आप यहाँ भी समझते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा और कहीं पर कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरा विस्तृत आपको यहाँ पर बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। 1857 की क्रांति का नाम आपने सुना होगा। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद भारत में क्या हुआ, तो अंग्रेजों की जो राजनैतिक व्यवस्था थी वो राजनैतिक व्यवस्था दृढ़ हो गई। वहीं 1857 की क्रांति के बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था उस आंदोलन में तेजी आई। किसके खिलाफ, तो 1857 की क्रांति के बाद जो अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था दृढ़ हुई थी उसके खिलाफ कदम उठाया गया। और 1900 शताब्दी में यानी 1900 आते आते सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों के कारण भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और भारतीयों ने एक नए ढंग से सोचना आरंभ किया। और अंग्रेजों के द्वारा जो लाई गई शिक्षा नीति थी, जो उनकी संस्कृति थी, यानी पाश्चात्य संस्कृति की प्रक्रिया में भारतीयों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही पाश्चात्य ज्ञान के आलोक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या की आवश्यकता भी महसूस की गई। और इसी तरह पुनर्जागरण से बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता, समानता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण जैसे मूल्यों की स्थापना से एक लोकोन्मुखी दृष्टि पनपी। और 1900 से लेकर 1920 के बीच 1900 से लेकर 1920 के बीच मैंने जैसा अभी आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से पूरे देश में स्वाधीनता की चेतना की एक लहर आई। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। भारतीय जनमानस ने महसूस किया कि जो ब्रिटिश की संस्कृति है, जो पश्चिमी विचार हैं, उस विचार और संस्कृति में जो तत्व आत्मसात करने के लायक हैं वे भारतीय संस्कृति में सदा से रहे हैं। इससे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया को बल मिला। कांग्रेस के शुरुआत के जो नेता थे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के शुरुआत के नेताओं ने प्रेरणा के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कृष्ण हैं, राम हैं, शिवाजी हैं, जैसे भारतीय नायकों को प्रस्तुत किया ताकि आम जनता में जागरण लाया जा सके। तो इस काल की कविता में, इसी कारण इस काल की कविता में राष्ट्रीयता, देशभक्ति और स्वाधीनता के स्वर सुनाई पड़ते हैं। भारतेंदु युगीन द्वंद्व जो था वो अब यहाँ नहीं है। ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ जनता के समक्ष स्पष्ट हो चुके थे। इसलिए इस काल की कविता देश की मुक्ति के लिए जन चेतना जगाने का प्रयास करती है। तो ये पूरी बात हम लोगों ने की कि जो द्विवेदी युगीन की परिस्थितियां थीं वो कैसी परिस्थितियां थीं। जब तक परिस्थितियां आपके समझ में नहीं आएंगी तब तक आप साहित्य को नहीं समझ पाएंगे कि उस समय की साहित्य कैसी थी। क्योंकि आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि किसी देश की साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब होता है।
और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियां बदलती जाती हैं वैसे वैसे वहां के साहित्य में भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जिस भी काल के बारे में हमको पढ़ना है, जैसे द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं तो 1900 से लेकर और 1918 तक 1920 तक की जो समकालीन परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। द्विवेदी युगीन कुछ विशेषताओं की हम लोग बात करें तो इसमें दो धाराएं प्रचलित थीं। एक धारा थी स्वच्छंदतावादी धारा और दूसरा थी अनुशासनबद्ध धारा। स्वच्छंदतावादी धारा जिसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि थे, और अनुशासनबद्ध धारा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनुशासनबद्ध धारा में हम देखेंगे कि इसके प्रणेता स्वयं द्विवेदी जी थे। द्विवेदी जी अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अनुशासनबद्ध धारा के कवियों में देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर आदि थे। अब स्वच्छंदतावादी और अनुशासनबद्ध कवियों में क्या अंतर है? जो स्वच्छंदतावादी कवि थे उनका मानना क्या था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्वच्छंदतावादी धारा के कवि जगत की सच्चाई पर बल देते हैं। जैसे इनमें प्रमुख है श्रीधर पाठक। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो जानते हैं कॉपी पेन लेकर बैठते हैं। यदि आप भी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो जो चीज़ें पीडीएफ में नहीं है अलग से बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, जो लिखने लायक है उन्हें आप लिख भी सकते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि में सबसे प्रमुख है श्रीधर पाठक। जो स्वच्छंदतावादी कवि थे इन लोगों ने जगत की सच्चाई पर बल दिया। श्रीधर पाठक की एक पंक्ति आप लोगों को पता ही होगा कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। किसकी पंक्ति है? तो श्रीधर पाठक की है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। अब ये भी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचना भी आप जानते होंगे, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा में लिखी गई है। श्रीधर पाठक से और भी जो उनकी और रचनाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। जैसे कुछ अनुदित रचना है, जैसे आप जानते होंगे गणेरिये और दार्शनिक खूब पूछा जाता है। ये अनुदित है। किसका अनुदित है और किसका इन्होंने अनुवाद किया है मैं आपको बता दूं, शेफर्ड एंड फिलासफर जो रचना थी उसी का इन्होंने अनुवाद किया गणेरिये और दार्शनिक नाम से। यह रचना ग्रे की है। हर्मिट के बारे में खूब पूछा जाता है। जो हर्मिट रचना है गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाओं का श्रीधर पाठक ने अनुवाद किया है। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से किया, जो कि खड़ी बोली में है। गोल्ड स्मिथ की दूसरी रचना डिटर्जेंट विलेज, जिसे श्रीधर पाठक ने ऊजड़ ग्राम नाम से लिखा है ब्रज भाषा में। गोल्ड स्मिथ की तीसरी रचना ट्रेवलर का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया है, जो कि खड़ी बोली में है। और कालिदास की रचना ऋतुसंहार का भी इन्होंने अनुवाद किया है। अनुदित रचना है ऋतुसंहार, जो कि ब्रज भाषा में है। श्रीधर पाठक की ब्रज भाषा में 2 रचनाएं हैं, आप लिख सकते हैं। कश्मीर सुषमा एक मैंने आपको बताया, और दूसरा है मनोविनोद। लिख लिया आपने। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में पहली कविता पूछी जाती है कभी कभी गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की पहली कविता है खड़ी बोली में। और खड़ी बोली की इनकी पहली पुस्तक है गोल्ड स्मिथ की रचना, जो द हर्मिट का एकांतवासी नाम से इन्होंने अनुवाद किया है खड़ी बोली में, वो पहली रचना है।
तो इनके श्रीधर पाठक के बारे में ये चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि मैंने आपको बताया, और इनसे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये कवि प्रेम के स्वच्छंद रूप को स्वीकार करते हैं। प्रेम मानवीय संस्कृति का वो पहलू है जहां कोई बंधन नहीं ठहरता। रामनरेश त्रिपाठी की एक पंक्ति है, आप लोग जानते होंगे कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और खूब पूछी जाती है। रामनरेश त्रिपाठी की यह पंक्ति खूब पूछी जाती है, आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम सदैव आलोक। इसके अलावा जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये कवि प्रकृति के महत्व को मानते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति से दूरी साहित्य से दूरी है। अब यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रकृति से दूरी, साहित्य से दूरी है, किसका मानना है? तो स्वच्छंदतावादी कवियों का मानना है। इनके काव्य में स्वाधीनता का स्वर प्रबल होने के कारण आत्मनिष्ठा और वैयक्तिकता की प्रधानता भी आपको देखने को मिलेगी। श्रीधर पाठक ने कहा है कि लिखो लिखो न लेखनी करो वंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। वहीं अनुशासनबद्ध कवियों की अगर बात करें तो इन्होंने स्वच्छंदतावाद में परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। जो अनुशासनबद्ध कवि हैं, इन कवियों ने स्वच्छंदतावाद में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास किया है। जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात होती है। भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनीतिक थी, जबकि द्विवेदी युग की इस मूल धारा की चिंता राजनैतिक नहीं थी, सांस्कृतिक थी। यहां गंभीर आत्ममंथन हुआ है और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने का प्रयास किया गया है। तो ये बात हम लोग कर रहे थे दो धारा की, स्वच्छंदतावादी की और अनुशासनबद्ध की। अब इस समय की जो विशेषताएं हैं, इस साहित्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग की मूल चिंता राजनैतिक थी, लेकिन द्विवेदी युग की मूल चिंता अब राजनैतिक नहीं रही। द्विवेदी युग आते आते यह चिंता हो गई सांस्कृतिक। अगर सांस्कृतिक चिंता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के साहित्य में सांस्कृतिक भावना मिलनी चाहिए। तो कौन कौन से सांस्कृतिक भावनाएं मिल रही हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। तो द्विवेदी युग के साहित्य में अगर देखें तो समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना की बात होती है। क्योंकि द्विवेदी युग विवेकशील चिंतन का युग है। अपनी संस्कृति को परखने की कोशिश की गई है। नए के प्रति जोश और अंधापन नहीं है कि नया देखा और उसे अपना लिया, ऐसा नहीं है। यह विवेक के साथ तय करता है कि आधुनिक समय में क्या प्रासंगिक है, और यह युग संस्कृति के समय अनुसार बदलाव को स्वीकार करता है। मैथिली शरण गुप्त ने भविष्यत खंड में के उद्बोधन में कहा है, मैथिली शरण की रचना आप जानते होंगे, भविष्यत खंड, जिसके उद्बोधन में मैथिली शरण गुप्त ने कहा, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं कि प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। तो समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना द्विवेदी युग में आपको देखने को मिलेगा। द्विवेदी युग में साहित्य के उद्देश्य पर भी बल दिया गया। क्या कहा गया? साहित्य के उद्देश्य पर। तो आपको बता दें कि द्विवेदी युग में पहली बार आप देखेंगे कि साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। कविता के स्तर पर पहली बार यह तय हुआ कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए। और मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वहीं द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की जो नवीन धारणा है, वो नवीन धारणा भी देखने को मिलती है।
इस युग में पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। नाथूराम शर्मा शंकर ने एक कविता लिखी, बलिदान। बलिदान गान नाम से नाथूराम शर्मा शंकर ने कविता लिखी और उन्होंने कहा कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो राष्ट्रीयता की नवीन धारणा हमको द्विवेदी युग में देखने को मिलती है। मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वदेश संगीत में ओजस्वी हुंकार भरी और पंक्तियां लिखी कि धरती हिलाकर, सही कर लीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा पीडीएफ में, कि धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। वहीं मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भी लिखा कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा, जिस इन पंक्तियों में हमको राष्ट्रीयता की नवीन धारणा दिखाई पड़ती है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने भी कहा है कि वो धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वो वीरता हमारी है, वह कहाँ बड़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे, किसने शताब्दियों की ली छीन सब कमाई। भारत की आर्थिक विपन्नता, आलस, फूट, खुदगर्जी, सब पर राय देवी प्रसाद पूर्ण ने ये पंक्तियां लिखी कि भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। विषयों पर विविधता भी हम लोगों को देखने को मिलती है द्विवेदी युग में, और इसके लिए स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इसलिए यह कविता कृषक, राजा, मजदूर, साधु, बालक आदि विषयों को समेटती है। पहली बार प्रकृति भी स्वतंत्र विषय बनकर आई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की शुरुआत की ही जो पंक्ति है, उसमें आप देखेंगे कि प्रकृति चित्रण होता है। प्रकृति से ही प्रारंभ होता है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। आधुनिकता बोध भी द्विवेदी युग में आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि इस युग में संपूर्ण रूप से जो इसकी मूल धारा थी वो सांस्कृतिक थी। आधुनिकता बोध भी आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि पहली बार इसी युग में, द्विवेदी युग में, ईश्वर को मानव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रिय प्रवास में कृष्ण महापुरुष के रूप में है और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती हैं। ये कवि अपनी संस्कृति का गहन मंथन करते हैं, अपनी गलतियां ढूंढकर उनका परिष्कार करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। ये कभी आधुनिक हैं, इसलिए इनको इलोक की चिंता है, परलोक की चिंता नहीं है, इलोक की चिंता है, क्योंकि ये कभी कैसे हैं, आधुनिक हैं। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्तियां किसकी हैं, साकेत की हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ये वस्तुनिष्ठ प्रतिमानों की स्थापना करते हैं और सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध में लिखा है कि न्याय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये आधुनिक नवजागरण से प्रेरित कवि हैं, इसलिए नारी के प्रति प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। ये नारी की स्थिति पर द्रवित भी होते हैं, ऐसा नहीं कि द्रवित नहीं होते हैं। द्रवित इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रगतिशील दृष्टि से रखते हैं, प्रगतिशील दृष्टि इनकी है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। साथ ही देखें तो ये कवि
नारी के प्रति सम्मान भाव भी प्रकट करते हैं। सम्मान भाव प्रकट करते हैं और कहते हैं नर जाति की जननी तथा सुख शांति के स्रोत स्वती हाँ दयो, नारी जाति की कैसी यहाँ है दुर्गति, भारत भारती की ये पंक्तियां हैं। इतिहास ने जिन नारी पात्रों के त्याग को उपेक्षित कर दिया था, द्विवेदी युग के कवियों ने उन्हें अपने काव्यों में नायिका का स्थान देकर अंधेरे से उन्हें बाहर निकाला है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि इस काल के जो कवि हैं वो प्रगतिशील दृष्टि रखते हैं। महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कवि कहलवाता है कि सिद्ध है तो स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी हुए मुझसे कहकर जाते, ये तो क्या हुए मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा से कवि इन पंक्तियों को कहलवाता है। सामान्य मानवता की अगर बात की जाए तो इस युग में सामान्य मानवता भी आपको देखने को मिलेगी। पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वरावतार, राजा सामंत, योद्धा या फिर अनेक विध नायिकाओं आदि को ही स्थान मिलता था, किंतु आलोच्य काल में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता सर्गो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहैत काव्य का विषय है। भैंस भवानी कै तप सेवा, लागे करण पढ़ोगा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन, धार न कबो दुहत म टूटी। किसानों से संबंधित रचनाएं आप देखें, गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने किसान नाम से लिखा, सियाराम शरण ने अनाथ नाम से लिखा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता कृषक क्रंदन है। तो ये सब रचनाएं आप देखें तो किसानों से संबंधित रचनाएं हैं। नाथुराम शर्मा शंकर की रचना गर्भनंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इस युग की अगर नीतियों की बात करें, नीति और आदर्श की बात करें, तो इस युग का काव्य नीतिपरक और आदर्शवादी है। कहने का तात्पर्य यह है कि असत पर सत्य की विजय दिखाया गया है। स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि आदर्शों की प्रेरणा साहित्य के माध्यम से द्विवेदी युग में दी गई है। जैसे हरियोध की रचना आप देखें प्रिय प्रवास, गुप्त जी की रचना साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गोकुल चंद्र शर्मा की रचना आंधी गौरव, रामनरेश त्रिपाठी की रचना मिलन, ये सारी रचनाएं आप देखें। कुसंग या कुसंगत, गलत संगत के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय का मत इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। इसी कुसंगत के लिए रामनरेश त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। भारतेंद्र युग की तरह इस युग में भी हास्य व्यंग पर भी काव्य लिखे गए, लेकिन मर्यादित और संयमित हैं। बालमुकुंद इस युग के बड़े व्यंग्यकार हैं। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को झूठा कहा था। इसी पर लॉर्ड कर्जन को लक्ष्य बनाते हुए बालमुकुंद जी ने लिखा है कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहां तमीज। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों की अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, मैथिली शरण गुप्त, सबका मैंने जन्मकाल आगे लिख दिया है क्योंकि कालक्रमानुसार आप जानते हैं परीक्षाओं में पूछा जाता है। रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सत्यनारायण कवि रत्न। आगे मैंने जन्मकाल लिख दिया है और इसको आप कहीं रफ में जरूर लिखते रहिएगा। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके पास ये PDF सुबह 10 बजे पहुंच चुकी है। अब आइए बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रारंभ करते हैं और इस समय के, इस काल के जो कवि हैं उन कवियों की बात कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1938 ईस्वी में हुआ।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दौलतपुर नामक जगह पर हुआ है। 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया या संपादक बने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इनके बारे में कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की मौलिक और अनुदित रचनाओं को मिलाकर लगभग 80 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन कुछ उनमें से प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं यहाँ। जैसे काव्य मंजूषा, सुमन, काव्य कुंज, विनय शतक भ्रातहरि, अबला विलाप, स्नेहमाला, विहार वाटिका, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी, कुमार संभवसार, ये रचनाएं आप देख रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। इनकी रचना संपत्ति शास्त्र में भारत की आर्थिक राजनीतिक दशा के बारे में इसमें बताया गया है। यह भी प्रश्न पूछा था संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। सर्गो नरक ठिकाना नहीं पंक्ति किसकी है या कविता किसकी है पूछ ली जाती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। इन्होंने कहा है, इनका जो प्रमुख कथन है उन कथनों की बात पहले कर लेते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। छायावाद के लिए भी इन्होंने कहा है कि छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया। छायावादी काव्य सरासर हिमाकत, धृष्टता, अहमनयता और हम चुनो दिग्नेस्त के सिवाय और क्या है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो ये बात तो हम लोगों ने यहाँ तक कर ली महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लिखना चाहें तो आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा ही। महावीर प्रसाद की जो रचनाएं हैं जैसे विनय शतक भ्रातहरि, अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इस रचना का आधार ग्रंथ भ्रातहरि नाम जो लिखा हुआ है आगे, इससे आपको पता हो जाएगा। भ्रातहरि की रचना थी वैराग्य शतक, उसी वैराग्य शतक के दोहों का अनुवाद है। ऋतु तरंगिणी जो नाम आप देख रहे हैं, कालिदास की रचना आपने सुना होगा ऋतु संहार, उसी का छायानुवाद है ऋतु तरंगिणी। गंगा लहरी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको बता दें पंडित राज जगन्नाथ की रचना जो गंगा लहरी है उसी के सवैयों का अनुवाद गंगा लहरी है। वहीं स्नेहमाला की अगर बात करें तो भ्रातहरि की रचना श्रृंगार शतक जो है उसी के दोहों का अनुवाद है स्नेहमाला। विहार वाटिका की अगर बात करें तो जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद विहार वाटिका है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से द्विवेदी जी की यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है, तो आपका उत्तर होगा विहार वाटिका। तो इस तरीके से संक्षेप में हम लोगों ने बात किया महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अब बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आप कहीं लिखना चाहें तो इनके बारे में लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ, इनका देहांत 1964 ईस्वी में हुआ है। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। ये राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। द्विवेदी के महत्वपूर्ण कवि गुप्त जी को आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि और राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। गुप्त जी ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है इससे। गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैशोपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। द्विवेदी जी के संपादन काल में सरस्वती में प्रकाशित होने लगी।
गुप्त जी का प्रथम रचना हेमंत है, जो कि 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सरस्वती पत्रिका में। 1909 में इनका पहला काव्य संग्रह रंग में भंग प्रकाशित हुआ, लेकिन ख्याति का आधार जो बना वो इनकी रचना भारत भारती बनी, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या कहा है, ध्यान रखना, सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य में अगर आप देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुप्त जी की, जैसे हेमंत, रंग में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, सिद्धराज, हिंदू, ये सारी रचनाएं। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी मैंने सामने लिख दिया है। इसमें साकेत से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। साकेत से, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, खूब पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ अगर माना जाता है तो वो माना जाता है साकेत को। साकेत की जो मूल प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी को मिली थी वो 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ध्यान रखना, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था सरस्वती पत्रिका में, उसी को पढ़कर मैथिली शरण गुप्त को प्रेरणा मिली और उन्होंने साकेत की रचना प्रारंभ कर दी। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में अपना ये लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उसमें उन्होंने अपना नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने अपना अलग नाम लिखा था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख किस नाम से लिखा था, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखा था। मेरी आवाज स्पष्ट आप लोगों को सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो ये चीज ध्यान रखिए, जो भी चीजें अलग से बताई जा रही हैं इस पीडीएफ में नहीं है, जो चीजें समझाई जा रही हैं उन्हें आप जरूर लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा, ताकि रात में जब लाइव क्लास हो 9 बजे तो अगर ऐसे प्रश्न दिए जाएं तो आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सकें। और परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो समझाई जा रही हैं आप लोगों को। तो साकेत की प्रेरणा इनको कहां से मिली मैथिली शरण गुप्त को, वो मैंने आपको बताया कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख जो उन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उससे मिला इनको। साकेत का मूल अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है अगर पूछा जाए तो आप बहुत जगह, अभी भी आप अयोध्या में जाइए तो अयोध्या का नाम जो पुराने लोग हैं जो अयोध्या से हमारे हैं, जैसे पूजा है, जानती होंगी पूजा जी, अगर आप तो अयोध्या से हैं, किसी बूढ़े बुजुर्ग से आप पूछिए तो अभी भी अयोध्या का नाम वो साकेत ही बताएंगे, अभी भी। और साकेत यूनिवर्सिटी भी है, साकेत विश्वविद्यालय अभी भी लिखा जाता है, अभी भी आप जानते होंगे साकेत। तो अयोध्या का नाम या साकेत का पाली भाषा का शब्द, साकेत जो है वो पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है अयोध्या। साकेत में कुल सर्गों की संख्या, बाय द वे अगर कभी पूछी जाए तो ध्यान रखना, साकेत में कुल सर्गों की संख्या 12 है। और डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। कॉपी पेन आपके पास होगा, आप लिख सकते हैं। वहीं भारत भारती से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। भारत भारती से भी मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है जिसका प्रकाशन 1912 में हुआ, इससे भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को की मूल प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को किससे मिली है? तो मुसद्दे हाली
और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की रचना भारत दर्पण से मिली है। दो रचनाओं से मिली है। एक तो मुसद्दे हाली से मिली है। मुसद्दे हाली आप लिख लें, पता चलेगा कुछ लोग लिख नहीं पाए हैं। मुसद्दे ऐसे लिखे, मुसद्दे हाली और दूसरा भारत दर्पण से मिली है। भारत दर्पण से मिली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं, जैसे प्लासी का युद्ध आप लिख लें। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, व्रत संहार, ये सब अनुदित काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद भी किया है। मैथिली शरण गुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य भी लिखा है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। आप लिख लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। लिख लिया आपने? एक बार फिर से बता देते हैं, सुन लीजिए गौर से। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। किसी ने मुझसे आज फोन करके पूछा था विष्णु प्रिया के बारे में, तो आपको बता दें कि उनको मैंने समझाया था। मैंने कहा था वीडियो में इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम शामिल कर लेंगे थोड़ी बहुत। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है। यशोधरा में अगर देखें तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन है। साकेत का प्रेरणा स्रोत मैंने बताया रविंद्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता लेख है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। वहीं 12 सर्गों की इस रचना में 9वां सर्ग और उर्मिला के विरह से मार्मिक हो जाता है। तो साकेत की मूल प्रेरणा अगर पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो लेख है उर्मिला विषय की उदासीनता, उससे मिला है। साकेत के प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता लेख है। यह भी आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। साकेत के प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है काव्य उपेक्षिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त के जय भारत को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छंद दर्पण है कहा जाता है। गुप्त की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की गई है। मेघनाथ वध अतुकांत रचना है। मैथिली शरण गुप्त ने मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया, मैंने अभी आपको बता दिया। गुप्त जी को द्विवेदी युग काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। यशोधरा की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि लोक कविता, लोकगीत, लोक नाटक और गद्य पद, तुकांत, अतुकांत सभी कुछ, पर वास्तव में कुछ भी नहीं। अर्थात इसमें मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ है। किस रचना में? यशोधरा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यशोधरा रचना पर कहा है कि यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग से है। उसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंध रखने वाले पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यशोधरा रचना को कहा कि यह चंपू शैली की रचना है। वहीं रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मैथिली शरण गुप्त के बारे में उन्होंने कहा कि 18 करोड़ हिंदी जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कवि माना गया है। किसे कहा उन्होंने? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने। गुप्त जी को द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि और राष्ट्र कवि माना गया है। राष्ट्र कवि किस रचना के कारण इनको राष्ट्र कवि दिया गया, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? कमेंट में जरूर बताइएगा जिन लोगों को पता होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद लोग कमेंट करते रहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। क्या मेरे बताने से पहले आपको पता था?
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती रचना लिखने पर दी गई। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना लिखने पर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी गई, मैं ये भी आपको बता दूं, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने भारत भारती रचना लिखने पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावना की बात करें तो राम दुलारे वाजपेयी ने लिखा है कि तुलसी ने जैसे अपने युग के हिंदुत्व की हीन दशा देखकर क्रंदन किया था, मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती में पुकार कर क्रंदन करने लगे और उस क्रंदन को सुनकर देश की सोई हुई करुण आत्माएं जाग उठी। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से मानव समाज का निष्काम कर्म, सात्विक जीवन, आत्मगौरव, निस्वार्थ सेवा, सामाजिक समानता, मानवता, समष्टि के लिए व्यष्टि, बलिदान, समन्वय की भावना आदि के उच्च संदेश दिए हैं। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। मैथिली शरण गुप्त ने अपना गुरु भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की अपनी रचना साकेत में। उन्होंने कहा कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वह मुझे ना अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़ा होने में भी समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां जो पूछी जाती हैं, हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो यहाँ स्वदेश संगीत की पंक्तियां दी गई हैं, यशोधरा की पंक्तियां दी गई हैं, सिद्धराज, साकेत रचना, यशोधरा, ये सारी पंक्तियां दी गई हैं, झंकार की हैं। तो ये पंक्तियां भी आप ध्यान रखिएगा। ये PDF आप लोगों के पास पहुंच चुका है। अब बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ, उनका देहांत 1947 ईस्वी में हुआ। आजमगढ़ के निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी पहली रचना कृष्ण शतक है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। यह कृष्ण शतक ब्रज भाषा में रची गई है। इनकी दूसरी ब्रज भाषा में रचना है रस कलश, ये भी खूब पूछी जाती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, जिसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। यह रचना प्रिय प्रवास रचना, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ, संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की और काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं, जैसे प्रिय प्रवास जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक विषय वस्तु है इसकी प्रिय प्रवास की। पद्य प्रसून 1925 में प्रकाशित। चुभते चौपते चोखे चौपदे 1932 में प्रकाशित। बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, ये रचनाएं 1940 में प्रकाशित हुई। इनमें 18 सर्ग है। परिजात 1937 में प्रकाशित हुई रचना, जिसमें 15 सर्ग है। इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। इनमें से ब्रजभाषा में रसकलश, तो खड़ी बोली में प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हैं। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करें तो इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1972 ईस्वी में हुआ। जन्मकाल के अनुसार कवियों का कालक्रम पूछा जाता है, इसलिए मैंने सभी कवियों के आगे जन्मकाल लिख दिया है, ताकि आप कालक्रमानुसार जो प्रश्न आते हैं उन्हें आप सही कर सकें। यहां गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हम लोग बात करने जा रहे हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म उन्नाव में हुआ। श्रृंगार आदि परंपरागत विषयों पर स्नेही उपनाम से लिखते थे। वहीं राष्ट्रीय भावनाओं की कविता
त्रिशूल और तरंगी उपनाम से लिखते थे। त्रिशूल नाम से कौन लिखता था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तरंगी उपनाम से कौन लिखता है, शायद सभी लोगों को ना पता हो। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही तरंगी नाम से भी लिखते थे। यह सुकवि नामक पत्रिका के संपादक भी थे। लहरी लहरपुरी नाम से हास्य रचनाएं लिखते थे। लहरी लहरपुरी नाम से हास्य रचनाएं कौन लिखता था, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। स्नेही की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। स्नेही की प्रथम ब्रजभाषा की रचना प्रेम पचीसी है। स्नेही जी मुख्य श्रृंगार रस के कवि हैं। उनके काव्य में सहज मानवीय करुण रस मिलता है। हास्य रस, व्यंग, वीर तथा शांत रस भी इनकी कविताओं में मिलता है। इनकी रचना की प्रेम पचीसी की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं जो पूछी जाती हैं। उसके अलावा इनकी और जो भी पंक्तियां हैं वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, PDF आपके पास है, देख लीजिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करें तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ। इनका देहांत 1932 में हुआ। इनके गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी हैं। उर्दू में जकी उपनाम से कविता जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर आदि लेखक द्विवेदी युग के हैं। कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किसने किया है, शायद सभी लोगों को ना पता हो, रायदेवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। रत्नाकर जी की बात हम लोग इकाई 5 में विस्तृत रूप में करेंगे। इनके कविता की बात करेंगे। नाथूराम शर्मा शंकर की अगर बात करें तो समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता नाथूराम शर्मा शंकर की कविताओं का विषय रहा है। इनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ, हरदुआगंज अलीगढ़ में। 13 वर्ष की अल्पायु में प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए तो इनकी कविताएं ब्राह्मण पत्रिका में छपने लगी। बाद में सरस्वती पत्रिका में कविताएं प्रकाशित होने लगी। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छतावादी कवि, इनकी रचनाएं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को PDF मिल चुकी है, इसे पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर कोई समस्या होगी वो हमको जरूर बताइएगा। लोचन प्रसाद पांडे के बारे में भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि लेक्चर का समय काफ़ी हो गया, 57 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 58 मिनट लगभग होने वाला है। तो इसी पर आधारित आज रात में 9 बजे कक्षाएं होंगी, ध्यान रखिएगा। और यदि आप नए बैच में हमारे शामिल होना चाहते हैं तो जो नए लोग हैं उनके लिए यही खुशखबरी है कि नए वर्ष में नए जोश के साथ नए बैच में आप 5 जनवरी से जुड़ सकते हैं। एडमिशन आज से प्रारंभ हो गया है। ऊपर हमारे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 80 52 58 4004 या दूसरा नंबर है 97 21 46 27 40। इस पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं UGC नेट, TGT, PGT या असिस्टेंट प्रोफेसर या GIC प्रवक्ता के लिए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने पेड मेंबर्स के साथ आज रात में 9 बजे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।